अमेरिका से युद्ध के बीच ईरान ने अपनी नेवी की ताकत दिखाई। उसने अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे बने नेवी के एक अड्डे का वीडियो जारी किया। वीडियो में दिखा कि ईरान ने जमीन के नीचे सैकड़ों नावें इकट्ठा करके रखी हुई हैं। नावें पानी पर चलने वाली दूसरी नावों की तरह नहीं है, बल्कि उन पर खतरनाक हथियार लगे हुए दिखे। राइफल से लेकर हैवी मशीन गन तक लगी नजर आई। उन्हें जमीन के नीचे बनी एक लंबी सुरंग में लाइन से खड़ा किया गया। कुछ नावों को देखकर तो ऐसा लगा जैसे वो टैंक हो, क्योंकि उनका ढांचा बेहद मजबूत दिखाई दिया। ईरान का दावा है उसकी ये नावें समंदर में दुश्मन की सेना के दांत खट्टे करने की ताकत रखती हैं, क्योंकि बड़े बड़े जहाजों के मुकाबले छोटे आकार वाली इन नावों से हमला करना काफी आसान माना जाता है। यानी जैसे आसमान में छोटे ड्रोन की रणनीति ईरान की है, वैसे समंदर में छोटी नावों की रणनीति है बड़े जहाजों के मुकाबले। बेहद तेजी से समंदर में एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है। पलक झपकते ही उन्हें किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है और विरोधी सेना को घेर कर उस पर हमला किया जा सकता है। जबकि बड़े बड़े आकार वाले भारी भरकम जहाजों के लिए यह काम काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ईरान ने अपने नेवी बेस पर खड़ी नावों का वीडियो जारी कर अमेरिका के खिलाफ हुंकार भरी। अमेरिका ने भी दावा किया कि जो बारूदी सुरंगें समुद्र में बिछाने की बात हो रही है वो छोटी नावें कर रही हैं, बड़े जहाज नहीं। ये वीडियो ऐसे वक्त में जारी किया गया जब डोनाल्ड ट्रंप जंग के दौरान ईरान की नेवी की कमर तोड़ने का दावा कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया था अमेरिकी हमले में ईरान के 51 जंगी जहाज समुद्र में डुबो दिए गए। हो सकता है वो ये छोटी नावें हों। उनका कहना था ईरान की नेवी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन इसी बीच ईरान ने हथियारों से लैस अपनी नावों का वीडियो जारी कर दिया। हालांकि ईरान की तरफ से यह नहीं बताया गया ये वीडियो कब का है, कहां का है, जमीन के नीचे मौजूद उसका वो नेवी बेस देश के किस हिस्से में मौजूद है। इधर अमेरिका और इजरायल से जारी जंग के दौरान भी ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने थमने का नाम नहीं लिया। खबर है कि ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में वहां की सरकार के खिलाफ भी लोग सड़कों पर उतरे। उनकी संख्या हजारों में बताई गई। इन प्रदर्शनों के बीच ईरान में पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों को कड़ी चेतावनी दी कि प्रदर्शन कर रहे लोग सड़कों से नहीं हटे तो उनके साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया जाएगा। मतलब ईरान में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले लोगों से वहां की पुलिस सख्ती से निपटेगी। ईरान में करीब 2 महीने पहले सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए थे। बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों ने पूरे ईरान में बवाल मचा दिया था। बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें दिखी थी। कुछ प्रदर्शनकारी तो ईरान से इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकने की मांग करते नजर आए थे। इसी के बाद ईरान की सेना और वहां की पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सख्ती दिखाई थी, उन्हें जबरन खदेड़ा गया था। तब इतना ही नहीं, आरोप लगे कि सैकड़ों लोगों को गोली तक मार दी गई थी। हिंसा बढ़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों का समर्थन कर दिया था। उस वक्त उन्हें मदद भेजने की बात कही थी। इसी बीच 28 फरवरी को अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी। युद्ध के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर समेत कई बड़े नेताओं को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन इस सब के बाद भी ईरान से इस्लामी शासन को हटाया नहीं जा सका। खबर है इसीलिए वहां जंग के दौरान भी बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखा। इसीलिए ईरान में पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में साफ किया कि अगर लोगों ने सड़कों पर उतरकर बवाल किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। اینجا دیگه اگر کسی به خواست دشمن بیاد اون رو ما معترض و غیره نمیبینیم، اون رو ما دشمن. मतलब ईरान में सरकार के विरोध में आवाज उठाने वालों को दुश्मन माना जाएगा। यही नहीं, ईरान में पुलिस डिपार्टमेंट के मुखिया ने दो टूक कह दिया कि जरूरत पड़ने पर पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को गोली मारने से भी पीछे नहीं हटे। इधर अमेरिका और इजरायल के हमलों में मारे गए ईरान की सेना के जवानों और कमांडरों का जनाजा निकाला गया। कार्यक्रम ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ और इसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। और इस दौरान तेहरान की जिन सड़कों से जनाजा निकाला गया उन पर पैर रखने तक की जगह नजर नहीं आई। हर तरफ लोगों का सैलाब दिखाई दिया। वो भी तब जब तेहरान समेत पूरे ईरान में अमेरिका और इजरायल के हमले जारी रहे, लेकिन लोगों की भीड़ को देखकर ऐसा लगा जैसे उन्हें हमलों की कोई खबर ही ना हो या उसकी फिक्र ही ना हो। लोग बेखौफ होकर जंग में जान गंवाने वाले अपने सैनिकों के लिए सड़क पर उतर आए। इजरायल और अमेरिका के हमलों में ईरान के जो सैनिक और कमांडर मारे गए उनके शवों को अलग अलग कई ट्रकों में रखा गया। ट्रक जिन रास्तों से गुजरे उनके दोनों तरफ भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों के हाथों में ईरान का झंडा दिखाई दिया। लाल, हरे और सफेद रंग के झंडों से रास्ते पड़ गए। ईरान के लोगों ने युद्ध में शहीद हुए अपने जवानों के लिए दुआएं मांगी, नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी।
उधर ईरान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से अमेरिका और इजरायल के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की मांग कर दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस से अमेरिका और इजरायल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस तरह की घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र ने चुप्पी नहीं तोड़ी तो इससे पश्चिम एशिया में अस्थिरता और बढ़ सकती है। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के 19 सरकारी अधिकारियों और संस्थाओं पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में नए प्रतिबंध लगा दिए। खबर है कि ये प्रतिबंध ईरान में विरोध प्रदर्शन को बेरहमी से कुचलने और रूस को सैन्य मदद पहुंचाने के लिए लगाए गए। ईरान की IRGC सेना ने दावा किया कि उसने इराक के इरबिल और इजरायल के तेल अवीव शहर में मौजूद अमेरिका और इजरायल के ठिकानों को निशाना बनाया। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर भी हमले का दावा किया गया। इधर ईरान के हमलों से इजरायल के कई इलाकों में भारी नुकसान होने का दावा किया गया। ईरान की सेना ने इजरायल के तेल अवीव में कई जगहों पर मिसाइलों से हमला किया, जिसकी वजह से वहां आग लगी दिखी, कई इमारतें खंडर बनी दिखी। वहीं इजरायल की सेना ने भी ईरान की कई मिसाइलों को हवा में मार गिराने का दावा किया और इसकी वजह से इजरायल के तेल अवीव में दहशत का माहौल बना रहा। रात के अंधेरे में हवाई हमले का सायरन बजते ही वहां अफरा तफरी मच गई। फिर थोड़ी देर बाद तेल अवीव के आसमान में मिसाइलें नजर आने लगी, जिसके बाद वहां तैनात एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए और हवा में उड़ रही उन मिसाइलों को हवा में मार गिराने का दावा किया गया। इजरायल की सेना ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का दावा किया, लेकिन इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए जो मिसाइलें तेल अवीव की धरती पर गिरी, उनसे वहां तबाही मच गई। कई जगह आग लग गई, कई इमारतें खंडहर बन गई, सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों में भी आग लगी थी। हमले के तुरंत बाद वहां राहत और बचाव दल को भेजा गया, जिसके बाद वहां आग बुझाने और वहां फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। राहत और बचाव टीम के लोगों ने हमले में घायल हुए कई लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया और काफी देर तक वहां मलबे में दबे लोगों की तलाश भी की गई। और ईरान के इस हमले के बाद वहां रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। तेल अवीव के उस इलाके में हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आई। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर धूल की मोटी परत जमा हो गई, सड़कों पर मलबा ही मलबा फैला नजर आया। राहत और बचाव टीम के सदस्य वहां मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे रहे। ईरान के मिसाइल हमलों में वहां कई इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई। हमले के बाद वहां फंसे सभी लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का दावा किया गया और जहां ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव में तबाही मचाई, वहीं इजरायल की सेना ने भी ईरान पर पलटवार करने का दावा किया। इजरायल की सेना के मुताबिक उसने ईरान की ओर से दागी गई कई मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट कर मार गिरा दिया और इसके सबूत के तौर पर उसने एक वीडियो भी जारी किया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि वो ईरान के हर हवाई हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इजरायल की वायुसेना और एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की तरफ से हो रहे हवाई हमले को लेकर पूरी तरह से अलर्ट हैं, दावा किया गया और ईरान को हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। उधर जंग के बीच ईरान और रूस ने अमेरिका पर वियना संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। रूस ने दावा किया ईरान के इस्फहान शहर में मौजूद उसके कॉन्सुलेट जनरल को हमले में नुकसान पहुंचा। दावा किया गया कि यह घटना उस वक्त हुई जब वहां गवर्नर के दफ्तर पर हमला किया गया था और ईरान ने लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायल पर ईरान के 4 राजनयिकों की हत्या करने का आरोप लगाया। और इसके साथ ही दोनों देशों ने इसे बेहद गंभीर मामला से बताया। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने भी देश के राजनयिक मिशन पर हमले को वियना संधि का सीधा उल्लंघन बताया। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका, इजरायल और ईरान से युद्ध को तत्काल रोकने और बातचीत से मामला सुलझाने की अपील की। वहीं ईरान ने बेरूत में राजनयिकों की हत्या किए जाने को बेहद गंभीर मामला बताया। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने इस मामले में अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। उनके मुताबिक अमेरिका की इस कार्रवाई से हालात और बिगड़ सकते हैं और इसके नतीजे भी बेहद खतरनाक हो सकते हैं। और दुनिया के अलग अलग देशों के बीच राजनयिक संबंधों को लेकर 1961 में जो वियना संधि हुई थी उसका उल्लंघन बताया गया। उसमें राजनयिकों को विशेष अधिकार दिए गए थे। इसके 2 साल बाद 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इससे मिलती जुलती एक और संधि का प्रावधान किया था। उसे वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस का नाम दिया गया। इसका ड्राफ्ट इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने तैयार किया था और फिर इसे 1964 में लागू किया गया। इसके तहत जो कानून बनाए गए उनके मुताबिक
कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजनयिक को किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकता और न ही उसे हिरासत में रख सकता है। इसके साथ ही मेजबान देशों को ही दूतावासों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। वियना संधि में साफ तौर पर कहा गया कि राजनयिकों के ऊपर कोई भी देश किसी तरह की कस्टम्स ड्यूटी भी नहीं लगा सकता। यानी इस संधि के तहत मेजबान देशों को उनके यहां रहने वाले दूसरे देशों के राजनयिकों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई।